गिवन दैट एस इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सच दैट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये तो गिवन है और अब हमको ये पता लगाना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो पहले हम ए और सी देखते हैं ध्यान से कि दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, एक लेस देन इक्वल के साइन के साथ है और एक ग्रेटर देन इक्वल के साइन के साथ है। तो इस वाले फॉर्म को हम z प्लस 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इस पूरे को हम z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकते हैं। ये हम 9th-10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको कैसे किया ये रिपीट नहीं करेंगे, बस इतना बता देते हैं कि 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा ये वाला पार्ट। और वैसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, इसको अगर हम ओपन करें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4 और 1/4 3/4 मिला के 1, तो ये तीनों जो है यहाँ पे इसमें तीनों इंक्लूड हो गए और ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब आगे में हमको z प्लस 1/2 तो मिल रहा है a और c से। अब इसमें ये है कि ये है वो हमको पता लगाना है। अब हम यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जिसमें हम z1 प्लस z2 देखते हैं कि वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उसी तरह से मॉडुलस में भी होता है कि मॉडुलस ऑफ टू नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम कंबाइंड मॉडुलस निकालते हैं तो वो इंडिविजुअल मॉडुलस से के सम से लेस देन या इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कैसे करें? तो इतने पार्ट को अगर हम z1 मान लें और इसको हम z2 मान लें तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इस z1 को हमने लिखा z प्लस हाफ और 3/4 को लिखा z2। ये दोनों मॉडुलस अलग अलग हो गए। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 है इसलिए ये 1 से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है ना। हमने क्या देखा था, z1 प्लस z2 लेस देन में है तो z1 प्लस z2 क्या है 1 है तो इसलिए 1 भी लेस में आएगा। अब आगे 3/4 का मॉडुलस तो 3/4 ही रहेगा, उसको हम इस साइड लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा z प्लस हाफ स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल 1 माइनस 3/4 कितना हुआ 1/4। टेकिंग स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स तो ये मिला z प्लस हाफ ग्रेटर और इक्वल 1/2। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये a है कि c है? तो ये हमें ग्रेटर में मिल रहा है, ग्रेटर 1 और इक्वल टू 1/2, इसका मतलब c है। तो ये एक ऑप्शन c ऑप्शन तो हमें करेक्ट मिल गया और जब c मिल गया तो a ऑटोमेटिकली आउट हो गया। अब आते हैं बाकी जो 2 ऑप्शन जो b और d हैं उनको भी चेक करना है अभी तो, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन राइट है, ये वाला नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा है कि इसमें सभी भी राइट हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो ये b और d, अब b और d में पहले हम b को चेक कर देते हैं। b क्या है, b में अकेला मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो अब मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 है, उसको हम कैसे लाएं? उसको भी हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें हमको लाना क्या है, मॉड z, अकेले मॉड z को लाना है और देखना है कि क्या वो लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पे हम मॉडुलस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे z1 प्लस z2। z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो ग्रेटर और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से बड़ा होगा, क्योंकि जब सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। ये भी इस तरह का जैसे इसमें था सम ऑफ 2 साइड्स, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 साइड्स, तो डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स। तो जब ट्रायंगल में आपने देखा होगा जब 2 साइड का डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं तो वो थर्ड साइड से लेस होता है। सेम इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप यहाँ पे करेंगे। इसको हम ले लेते हैं यहाँ तक के हिस्से को z1 और इसको ले लेते हैं z2। तो मॉड z स्क्वायर प्लस z माइनस मॉड ऑफ 1 इस, अब क्या होगा, ये माइनस करने पे ये लेस में चला जाएगा। ठीक है। अब -1 का मॉड तो 1 का मॉड तो 1 ही रहा और इस
1 को हम इधर ले आते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये तो हो गया 2। ठीक है, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं माइनस की। हम रेस साइड जितना भी रेस लगा सकते हैं, रेस वाले पार्ट को हम ग्रेटर वाला पार्ट नहीं बना सकते। मतलब ये Z1 Z2 है तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इस तरह ये वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रेटर है। रेस में रेस लगा सकते हैं, मतलब ये रेस वाला है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब तो 2 को भी इधर ले आते हैं। अब मॉड के अंदर Z² लिखो या मॉड Z करके स्क्वायर लिखो, दोनों का आंसर सेम होता है, दोनों की मॉड वैल्यू सेम आती है। 2 को इधर ले आए, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पे इसको यूँ इमेजिन करो कि ये x² है, ये x है और ये 2 है, तो इसके फैक्टराइज करना आपको आता ही है ना। तो सेम इमेजिन करो कि z की जगह x², इसका फैक्टराइज क्या होगा x + 1 और x - 2। अगर इन दोनों फैक्टर्स को इंटू करें तो हमको ये चीज़ मिल रही है ना। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, x की जगह मॉड z डाल दो और दूसरे में मॉड z - 2। अब अगर इस ब्रैकेट को देखें तो ये मॉड z + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड z एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों पॉजिटिव मिला के 0 से लेस तो हो नहीं सकते। 0 से लेस का मतलब है नेगेटिव होना, तो ये तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है, मॉड z - 2 लेस देन इक्वल टू 0, सो मॉड z इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ये आंसर आया है। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में भी देखो क्या लिखा है, ऑप्शन बी मॉड z लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अभी तक हमें सी और बी दो ऑप्शंस करेक्ट मिले। अब हम लास्ट को चेक करते हैं। लास्ट में लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो इस तरह से z² + z + 1 की मॉडल्स वैल्यू को 1 बनाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं टोटल मिला के केवल 4 हैं। मतलब जो सेट एज बनेगा वो केवल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हमको देखना है कि 4 या 4 से ज़्यादा हैं कि नहीं है, कि 4 से कम है, क्योंकि एग्जैक्ट 4 लिखा है ना। तो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, या एग्जैक्ट 4 भी हो सकते हैं। अगर एग्जैक्ट 4 निकलते हैं तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगर 4 से कम निकलते हैं या ज़्यादा निकलते हैं तो ये ऑप्शन फिर आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए फिर से हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है z² + z + 1 की मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू 1, ये गिवन है। और अब हमको क्या देखना है कि ऐसे कितने z हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस जो गिवन है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर इतने हिस्से को अगर हम 0 मान लें तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। z² + z अगर 0 है तो भी केवल 1 बच रहा है और मॉडुलस ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो रहा है। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो z कॉमन, तो या तो z इक्वल टू 0 एक आंसर मिला, या z इक्वल टू -1 ये दूसरा आंसर मिला। अभी तो हमें 2 वैल्यू मिली है। अब हम वैसे ही हमारा, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इक्वल टू अगर i हो तब सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, देख लो। z की वैल्यू i रखो तो i का स्क्वायर -1, ये +1 से कैंसिल हो जाएगा और केवल i z इक्वल टू i बचेगा। और मॉड ऑफ i कितना होता है 1, तो i से भी सेटिस्फाइड हो रहा है। ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब चौथी वैल्यू -i से भी निकल रही है। अगर हम -i रखें तो -i का स्क्वायर i का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 बना, ये +1 कैंसिल, और यहाँ पे -i का मॉड क्या हुआ 1, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। ये 4 आंसर तो हमें मिल गए। तो क्या केवल 4 ही आंसर हैं? पर नहीं, अभी देखो z² + z को अगर हम -2 ले लें तब क्या होगा। देखो z² + z को अगर हम -2 मानते हैं तो -2 + 1 मिला के -1 बना और -1 का मॉड लिया तो 1 आया। तो z² + z को अगर हम -2 माने तो z की वैल्यू क्या आती है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। z² + z + 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हुआ। यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। -1 ± (b² - 4ac/2a।
ये तो फार्मूला आप ये भी 10th में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से हम x की वैल्यू निकालते हैं। सेम उसी टाइप का फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो z की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस और 1 - 8 क्या तो -7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो माइनस था उसको हमने आई बना दिया और /2। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहाँ पे रखें, स्क्वायर बना के यहाँ रखें और यहाँ रखें, तो इन दोनों का मिला के -2 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही लिख चुके हैं कि z² + z = -2। तो z की अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो दोनों मिला के -2 होगा, -2 + 1 मिला के -1 होगा, और -1 की वैल्यू मॉड वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ से भी हमें 2 आंसर मिल गए। तो कितने आंसर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के हमारे पास 6 आंसर्स हो गए। और ऑप्शन क्या था? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन था एस, जो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके पास केवल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, पर हमारे पास निकले 4 से ज़्यादा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आउट हो गया। तो ठीक है ना। तो अब कुल मिला के हमें इन चारों में हमें बी और सी 2 करेक्ट आंसर मिले, बाकी 2 रॉन्ग हो गए। तो ये क्वेश्चन को पूरी मतलब कहने का मतलब कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज है तो हम और सारी प्रॉपर्टीज़, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से स्क्वायर करना, अगर हम उनको सही तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टफ है। और ये मैं सोचूं कि एडवांस के क्वेश्चन हैं तो कुछ अलग हटके हैं और कुछ टफ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सभी चैप्टर्स के, और साथ में जो अर्लियर क्लासेस हैं जैसे 9th 10th हैं, जहाँ पे अभी हमने यूज़ किया, जैसे हमने फैक्टराइज किया तो ये 9th 10th का क्वेश्चन हो गया। ये हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, ये 9th 10th का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये फार्मूला अप्लाई किया था ना हमने, यहाँ पे 9th 10th का क्वेश्चन हो गया। फिर एकदम स्टार्टिंग में जब हमने पहला ऑप्शन चेक किया था तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाया था, z² + z + 1 को। ये भी 9th 10th का सिलेबस है। तो अगर आपको जेईई क्लियर करना है और IIT में एंट्री लेनी है तो एक बात याद रखो कि आपको 6th क्लास से ही अच्छी पढ़ाई करनी है। और अगर आपने अभी भी मिस कर दिया है तो आप छोटी छोटी बुक्स को, पिछले जो अर्लियर क्लासेस की बुक्स है, एक बार उनको NCERT को रिवाइज कर लो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप IIT को क्लियर ना कर सको, और कभी भी नहीं बोलोगे कि ये क्वेश्चंस टफ होते हैं।